हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स और पीआईबी की क्लास। जो भी करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो सब आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो क्लास को बिल्कुल लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो फर्स्ट जो न्यूज़ है, आरबीआई की जो 61st मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग है वो कंक्लूड हो चुकी है। जून 2026 की मीटिंग। इस मीटिंग का चेयरपर्सन कौन होता है, कौन इसको लीड करता है? जो आरबीआई का गवर्नर होता है आपको, वही इसको लीड करता है। तो संजय मल्होत्रा जी हैं आरबीआई गवर्नर, उन्होंने इसको लीड करा मीटिंग को। और कितने कमिटी मेंबर्स थे इसमें? 5 अदर कमिटी मेंबर्स भी थे, उनके नेम्स आपको पता होने चाहिए। डॉक्टर नागेश कुमार जी, सौगता भट्टाचार्य, राम सिंह जी, डॉक्टर पूनम गुप्ता एंड इंद्रानिल भट्टाचार्य जी। ठीक है, तो अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब मीटिंग होती है तो वहाँ पे डिसाइड होता है कि जो भी रेट्स हैं, ठीक है, उनको चेंज करना है या उतना ही रखना है। तो इस समय हमारा जो आरबीआई का स्टांस चल रहा है दैट इज़ न्यूट्रल माइंडसेट, यानी कि कुछ भी ऐसा अनटूवर्ड या एक्सट्रीम चेंज नहीं करना है। तो यही डिसाइड हुआ है कि जितने भी पॉलिसी रेट्स हैं वो सब अनचेंज्ड रहेंगे अभी के लिए। रेपो रेट जो है आपका, ये सब जो डेटा अब मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो रेपो रेट 5.25% पे अनचेंज्ड है। रेपो रेट क्या होता है? यू शुड नो द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई जो है वो उस इंटरेस्ट रेट पे मनी लेंड करता है कॉमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट इसका ऑपोजिट होता है। जब आरबीआई मनी बोरो करता है बैंक से तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ, इसका क्या रेट है? 5% इसका रेट है। एसडीएफ क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये वो रेट है जो बैंक्स को मिलता है, ठीक है, जब वो एक्स्ट्रा कैश जो होता है वो आरबीआई के पास रखते हैं एज अ डिपॉजिट। ओके, तो ये रेट आरबीआई प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जो आपका एमएसएफ होता है और जो बैंक रेट होता है ये दोनों की वैल्यू सेम रहती हैं, 5.5%। अगर इमरजेंसी की सिचुएशन में ओवरनाइट बोरोइंग करनी पड़े बैंक्स को तो ये रेट उनके लिए रहता है 5.5%। ठीक है, तो कोई भी रेट अभी चेंज नहीं करा है आरबीआई ने। क्यों नहीं चेंज करा है? क्योंकि जैसा कि आपको पता है अभी न्यूज़ में चल रहा है, बहुत सारी टेंशन्स चल रही हैं, वेस्ट एशिया प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से फ्यूल क्राइसिस हो रहा है। इसके अलावा एल नीनो की वजह से थोड़ा वेदर इश्यूज भी चल रहे थे। तो आरबीआई ने डिसाइड करा, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं, पेट्रोल डीजल फ्यूल महंगा होता जा रहा है, मॉनसून सिचुएशन भी क्लियर नहीं है अभी, और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चली रही है, उसकी वजह से ग्लोबल अनस्टेबिलिटी की तरफ हमारा पूरा वर्ल्ड जा रहा है। दैट इज़ वाई एवरीथिंग आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द डेटा आरबीआई ने डिसाइड करा है कि अभी रेट्स में कोई भी चेंज नहीं करना है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। उससे पहले एक और बात डिस्कस कर लेते हैं इसी न्यूज़ की, कि जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ है यानी कि जो जीडीपी है उसका प्रोजेक्शन क्या बताया गया है इस मीटिंग में? 6.6%। ठीक है, तो ये 6.6% रहेगा आपका FY 26 से 27 के लिए। और इन्फ्लेशन जो है इसकी परसेंटेज भी आपको याद होनी चाहिए, 5.1%। ये प्रोजेक्टेड है, यानी कि ये एस्टिमेट करा गया है। तो अब इसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है, पहले एस्टिमेट करा गया था 4.6%, बट अब कर दिया गया है 5.1%। अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। NSO, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, इसने ग्रोथ एस्टिमेट निकाला है कि इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ कितना रहा है FY 25 से 26 में। तो 7.7% ये था हमारा जीडीपी ग्रोथ। ओके, तो 7.7% ये डेटा आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा बेस ईयर चेंज हो चुका है, यू शुड नो दिस, कि अब जो नया बेस ईयर देखा गया है जो कंपैरिजन के लिए यूज़ होगा दैट इज़ 2022 से लेके 2023। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज़ द न्यू बेस ईयर फॉर डूइंग द कैलकुलेशंस फॉर द ग्रोथ एंड एवरीथिंग। सो न्यू बेस ईयर इज़ 2022 से लेके 2023। ओके, तो अब अगर हम बात करें रियल जीडीपी की, तो कितना अमाउंट था रियल जीडीपी का? 323.12 लाख करोड़। ये अमाउंट भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, दोनों का आपको पूछा जा सकता है। नॉमिनल जीडीपी कितना बढ़ा? 8.9% बढ़ा है। अगर हम फोर्थ क्वार्टर की बात करें, यानी कि जनवरी 2026 से लेके मार्च 2026 तक, तो भी उसका डेटा जो है, क्वार्टरली ग्रोथ कितनी हुई इस क्वार्टर में? 7.8%। यानी कि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ और सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई पूरे ईयर को अगर हम देखें जो अभी निकल चुका है FY 25-26। ओके,
फोर्थ क्वार्टर का रियल जीडीपी क्या निकाला गया ग्रोथ एस्टिमेट में, जो अभी एनएसओ ने प्रोवाइड करा है ग्रोथ एस्टिमेट 87.77 लाख करोड़। तो ये जो फिगर्स होती हैं ना, यही चीज़ें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और कभी कभार इससे रिलेटेड स्टैटिक चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं, जैसे कि अभी हमने रेपो रेट पढ़ा, रिवर्स रेपो रेट समझा, बैंक रेट समझा, तो उसकी डेफिनेशंस भी आपको पता होना चाहिए, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है दैट ऑल्सो यू शुड नो, क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो। नॉमिनल जीडीपी का क्या डेटा था, Q4 का मतलब है फोर्थ क्वार्टर, ओके, फोर्थ क्वार्टर में था 9.1% ग्रोथ, तो नॉमिनल जीडीपी हो गया था 94.65 लाख करोड़, ओके। सो नेक्स्ट न्यूज़ पे आपके चलते हैं। आरबीआई ने अनाउंस करे हैं कुछ नई चीज़ें FCNRB बैंक डिपॉजिट के लिए। FCNRB क्या होता है, FCNRB का मतलब है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट, यानी कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इंडिया में रिजाइड नहीं कर रहे, ठीक है, बट दे आर मेंटेनिंग देयर डिपॉजिट्स इन इंडिया, ठीक है, तो उनके लिए एक अलग स्पेसिफिक डिपॉजिट होता है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए होता है, FCNRB इसको कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बैंक्स इसको ऑफर करते हैं ताकि जो लोग इंडिया के बाहर भी रह रहे हैं, दो सिटीजन्स कैन ऑल्सो इन्वेस्ट एंड जस्ट book their money in the FDs, okay, so it is basically a FD for not for those people who are living in India। so ये 3 से 5 years के टर्म में मिलती है, ठीक है। आरबीआई ने क्या अनाउंस करा है इससे रिलेटेड, अभी तक तो हम स्टैटिक समझ रहे थे, आरबीआई ने ये अनाउंस करा है कि ये जो भी डिपॉजिट रहेंगी, ठीक है, इनकी जो हेजिंग होती है, हेजिंग का मतलब इसका इंश्योरेंस करना, या इसके अलावा जब भी कोई डिपॉजिट बुक होती है फिर वो ब्रेक होती है तो जो मनी है वो अदर करेंसी में एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो क्योंकि वो जो इंडिविजुअल है दैट इज़ नॉट लिविंग इन इंडिया, ओके, तो वो जो एक्सचेंज रेट होता है उसमें कभी कभी बैंक्स को लॉस भी फेस करना पड़ जाता है, क्योंकि इंडियन करेंसी की जो स्ट्रेंथ है कंपेयर टू USD और एनी अदर करेंसी दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज की बात आएगी, जब भी वहाँ पे कुछ ना कुछ चार्जेस लगेंगे, तो वो बैंक्स का जो लॉस है वो आरबीआई इसमें कवर करेगा। ये दो टाइप के लोगों के लिए है, नॉन रेजिडेंट इंडियन NRI के लिए, और इसके अलावा OCI भी होता है। OCI का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके थ्रू जो NRIs हैं, OCIs हैं, ये लोग USD में, ब्रिटिश पाउंड में, यूरो में, किसी भी अलग अलग करेंसीज़ में अपने इंडियन रुपीज़ की FD कर सकते हैं, एंड उनका जो अमाउंट होता है, ठीक है, कन्वर्ट नहीं करना पड़ता उनको इंडियन रुपी में, इससे उनका डेप्रीसिएशन नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। अब कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, मैंने 3 टाइप के अकाउंट्स नीचे बताए हैं टेबल में। FCNRB अकाउंट क्या होता है, NRE अकाउंट क्या होता है, एंड NRO अकाउंट क्या होता है। तो जो FCNRB होता है, जैसे कि हमने बताया, यहाँ पे कन्वर्जन नहीं होता इनिशियली, तो जो भी आप पैसा होल्ड करोगे वो आपकी फॉरेन करेंसी में ही रहेगा। NRE अकाउंट और NRO अकाउंट में आप देखोगे सेकंड कॉलम में, तो वो इंडियन रुपीज़ में आपकी डिपॉजिट रहती है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या क्या हैं, FCNRB में कोई करेंसी का रिस्क नहीं है। लेट से कल को इंडियन रुपी की वैल्यू और ज़्यादा गिर जाती है, तो उससे जो OCI है या फिर जो NRI है जिसने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है FCNR अकाउंट में, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। NRE जो होता है वो फॉरेन अर्निंग्स जो इंडिया में हो रही हैं, ठीक है, उनको पार्क करने के लिए हेल्प करता है। जो फॉरेन अर्निंग्स है मतलब बाहर से हो रही हैं बट इंडिया में उसको आप रख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है मनी इंडियन रुपी में, ठीक है। एंड अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया में मनी अर्न कर रहा है, ठीक है, लेट से आपका कोई रिलेटिव है वो कनाडा में बैठा हुआ है, उसका एक घर है इंडिया में, वहाँ पे उसको रेंट आ रहा है, तो उसको NRO अकाउंट रहेगा उसका, क्योंकि वो इनकम जो है वो इंडिया में ही उसको मिल रही है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में उसका घर है, वहाँ से रेंट आ रहा है, तो इंडियन रुपीज़ में वो रहता है। तो हाउस रेंट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स बनाए हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से लेके, GSEC इसको बोलते हैं, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या क्या हैं ये रिफॉर्म्स, इसको भी समझ लेते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि 4 आपको रिफॉर्म्स देंगे वो लोग एक एक ऑप्शन में, एंड देन दे विल आस्क इसमें से कौन कौन से रिफॉर्म्स सही हैं जो गवर्नमेंट ने बताए हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और कोई एक ऐसा ऑप्शन भी दे देंगे जो शायद ऐसा कुछ हो ही ना न्यूज़ में, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए, ओके। तो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट जो चीज़ है वो है स्टॉक्स जो होते हैं इंडियन, ठीक है, वो फॉरेनर्स के लिए ओपन कर दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, PROI इसको बोलते हैं, जो फॉरेन सिटीजन्स है जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, अब वो लोग भी जो इंडियन कंपनीज लिस्टेड हैं उनमें वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल ही अच्छी स्कीम है और बहुत ही नई स्कीम है। इस स्कीम का नाम है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम।
पहले तक ये होता था कि सिर्फ जो NRI है या जो OCI है सिर्फ वो ही इन्वेस्ट कर सकता था इंडियन लिस्टेड कंपनीज में, स्टॉक मार्केट में। बट अब कोई भी इंडिविजुअल जो इंडिया से बाहर रह रहा है, फॉरेन सिटीज़न है, उसका इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा एक फॉरेन पर्सन कितना ओन कर सकता था एक इंडियन कंपनी को, पहले 5% था, अब 10% कर दिया गया है। एंड इसके अलावा जो कंबाइंड लिमिट है कि मतलब एक कोई कंपनी है, लेट्स से टाटा कंपनी है, ठीक है, टाटा इज़ देयर, तो उसमें अगर किसी फॉरेन पर्सनस को इन्वेस्ट करना है तो एक कंपनी के अंदर टोटल 24% का इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरेन से हो सकता है, फॉरेन के लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 24% इन वन कंपनी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसके पार्ट पे चलते हैं, और क्या रिफॉर्म आया है। जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उस पर सारा इनकम टैक्स जो होता है उसको वेव कर दिया गया है, कैपिटल गेन्स टैक्स को वेव कर दिया गया है। किसके लिए करा है ये भी आपको पता होना चाहिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए करा गया है, ठीक है। एंड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, BIS, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के लिए किया गया है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। जब ये लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो इन पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा और कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। बाकी जो एंटिटीज़ हैं उन पर डेफिनेटली लगेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को और इजी भी करा गया है परचेज करने के लिए, ठीक है। एक रूट इसको बोलते हैं FAR, ठीक है। इसके थ्रू जो फॉरेनर्स हैं वो लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है उनको परचेज कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी लिमिट के। तो ये जो FAR है इसका फुल फॉर्म होता है फुल्ली एक्सेसिबल रूट। यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑल्सो, फुल्ली एक्सेसिबल रूट, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टाइम के लिए जो फॉरेनर्स हैं वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, 15 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, ठीक है। अब ये लॉन्ग टर्म के लिए बन गया है। इसके अलावा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, ये ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो फंडिंग के लिए यूज़ होता है, मनी रेज होता है, ताकि इको फ्रेंडली कोई प्रोजेक्ट अगर चल रहा है, ठीक है, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स एसोसिएटेड रहते हैं, तो मनी रेज करने के लिए इनको करा जाता है। इसके अलावा एक तो फुल्ली एक्सेसिबल रूट होता है, इसके अलावा एक और रूट होता है इन्वेस्टमेंट का, दैट इज़ जनरल रूट, ओके। तो जो जनरल रूट था वहाँ पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगा रखी थी, जैसे कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, कितने कम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, एक ही जगह सारा अमाउंट कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो, तो वो वाली सारी रिस्ट्रिक्शंस भी रिमूव कर दी गई हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FPI किसको कहते हैं। ये तब होता है जो इंडिया के बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग इंडिया के स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स परचेज करते हैं इंडिया में, ठीक है। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पर जो इन्वेस्टर होता है वो डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है उसके पास, कि वो कंपनी में ओनरशिप हो जाती है, वो कंट्रोल कर सकता है किसी भी कंपनी को इंडिया में। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये थोड़ा पैसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग के लिए ये चीज़ करी जाती है, लिक्विडिटी के लिए, ओके। तो यहाँ पे लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, ये इस टाइप का नहीं है कि ओनरशिप आ जाएगी, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए था दोनों के बीच में, दैट इज़ वाई मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक सिंगल अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर है तो वो 10% से ज़्यादा किसी भी इंडियन कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो अगर कोई वॉलमार्ट है, लेट से, वो इंडियन किसी प्लेयर के साथ, लेट से रिलायंस के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, तो वो 10% से ज़्यादा उसके शेयर्स ओन नहीं कर पाएगा, ओके। तभी वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रहेगा। अगर वो 10% से ज़्यादा कर देगा तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर बन जाएगा, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA। देखो जो भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना उनका फुल फॉर्म तो आपको पढ़ते ही याद आ जाना चाहिए कि इसका ये फुल फॉर्म होता है। तो PFRDA का मैंने आपको बता दिया। इसने 2 इनिशिएटिव निकाले हैं, ये बहुत पहले से न्यूज़ में भी था। नेशनल पेंशन सिस्टम जो है NPS, इसको मॉडर्नाइज करा जा रहा है, इसको डिजिटाइज करा जा रहा है। तो एक बनाया गया है स्टार NPS, ये पहला इनिशिएटिव है। दूसरा इनिशिएटिव है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। स्टार NPS क्या है इसको समझते हैं। इसको किसने डिज़ाइन करा है, BSE टेक्नोलॉजीज़। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको किसने डिज़ाइन करा है, BSE टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड ने। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि जो भी नए यूज़र्स हैं जो NPS के अंदर रजिस्टर हो रहे हैं, ठीक है, उनको प्रॉपरली एक प्रॉपर डेटा कलेक्शन हो पाए नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। कौन इसको यूज़ करेगा, 18 से लेके 85 के एज के बीच के जो भी इंडियन रेजिडेंट्स हैं,
ठीक है, वो लोग एनपीएस में जब रजिस्टर करेंगे वो इसी फ्रेमवर्क के थ्रू करेंगे, स्टार एनपीएस के थ्रू। इससे क्या होगा, एनपीएस का जो रजिस्ट्रेशन है, पहले बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ते थे, वो पूरा डिजिटाइज हो जाएगा। तो नेम याद रखना, स्टार एनपीएस। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव लिया गया है वो है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो होता है, ठीक है, इसमें जो भी, ये एक डायरेक्ट कंज्यूमर लेवल की चीज़ नहीं है। जो इससे पहले स्टार एनपीएस हमने बताई, ये है डायरेक्टली जनरल पब्लिक के लिए ये प्रोसेस हो गया है डिजिटाइजेशन का, ठीक है। बट जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, ये कुछ रूल्स हैं कि अगर कोई प्राइवेट फिनटेक कंपनी है, ठीक है, वो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट करे गए हैं कि सबसे पहले तो उसकी मिनिमम नेटवर्थ 10 लाख की होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो कोई भी एक्चुअल में मनी को यूज़ ना करे या उसके डेटा को कलेक्ट ना करे, ठीक है, सेंसिटिव डेटा को, जब टेस्टिंग चल रही है। ओके तो यहाँ पर क्या होगा, एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है जहाँ पर लोग टेस्ट कर सकते हैं जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ बनाई जा रही हैं। कौन टेस्ट करेगा, डिफरेंट डिफरेंट फिनटेक फर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। एक्चुअल में लॉन्च करने से पहले किसी भी चीज़ को अगर टेस्ट करना है तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स उसके लिए बनाया गया है, ताकि जो भी उसमें मिस्टेक्स हैं, कोई एरर्स हैं, बग्स हैं, वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो पाएँ बिना किसी लॉस के। ओके तो इसके थ्रू कौन अप्लाई कर सकता है, जितने भी PFRDA के रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो नॉन रजिस्टर्ड कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो एलिजिबल हैं, जो फिनटेक से रिलेटेड हैं, वो सब इसमें अप्लाई कर सकती हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। ये जो न्यूज़ है ये आपसे पूछा जा सकता है, ये अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस कैटेगरी में आती है ये न्यूज़, कि जो गवर्नेंस के 29th नेशनल अवार्ड्स हो रहे हैं 2026 में, ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस करा है। कौन इसका गवर्नेंस प्रोसेस किससे रिलेटेड है, ये प्रोजेक्ट पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, ठीक है, इनको अवार्ड मिला है यहाँ पे, PAI इसका फुल फॉर्म है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ऑफ कोर्स पंचायत से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर ये आता है। इनको अवार्ड मिल चुका है, कौन सा मिला है, गोल्ड लेवल का अवार्ड मिला है। कौन सी कैटेगरी में मिला है ये भी पता होना चाहिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डेटा एनालिटिक्स। तो अब पंचायत लेवल पे भी चीज़ों को डिजिटलाइज करा जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा रहा है डेटा का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, किसको अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सी कैटेगरी के अंडर अवार्ड मिला है, कौन से एडिशन का अवार्ड मिला है। तो एडिशन है 29th एडिशन। तो यहाँ पर क्या होता है, डेटा यूज़ करके कि विलेज में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उससे पूरा डेवलपमेंट प्लान करा जा सकता है कि नेक्स्ट 1 ईयर के लिए हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए, नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, ताकि हमारा विलेज जो है वो डेवलप हो पाए। कितने थीम्स आते हैं इसके अंदर, 9 अलग अलग थीम्स आते हैं। तो जो पंचायत होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे, कि जो पंचायत की रैंकिंग होती है वो कैसे होती है। 5 अलग अलग रैंकिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अचीवर वो होता है जिसको 90 से अबव होते हैं, फिर फ्रंट रनर होता है, उसके नीचे 75 से 90 पॉइंट्स तक उसका डेटा स्कोर होता है, परफॉर्मर, देन एस्पिरेंट एंड देन बिगिनर। जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो भी आप इसी तरीके से जाते हो, पहले बिगिनर होते हो, फिर एस्पिरेंट बनते हो, फिर परफॉर्मर बनते हो, फिर फ्रंट रनर बनते हो, फिर अचीवर बनते हो। तो सेम वे इसमें नेम्स हैं, उसके साथ के उसके पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ठीक है। ये एक बर्ड सेंचुरी है जो हमारे उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसको इंडिया की 100th रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। रामसर साइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स होते हैं, तो 100th नंबर की आपसे पूछी जा सकती है कौन सी साइट बनी है, वो है जयप्रकाश JP नारायण बर्ड सेंचुरी। ये जो सेंचुरी है ये कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड इस उत्तर प्रदेश में है, बलिया डिस्ट्रिक्ट में है। एंड यहाँ पर है क्या एक्चुअल में, ऑक्सबो लेक है, ठीक है। ये एक यू शेप की वाटर बॉडी होती है। यूजुअली जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो किसी भी शेप में हो सकती हैं, जैसे कि रिवर हो सकती है, लेक हो सकती है, ओके। बट यहाँ पर जो होती है ये लेक होती है, बट ये एक स्पेशल शेप में होती है, ऑक्सबो शेप में, एक यू शेप में ये वाटर बॉडी होती है, तो थोड़ी डिफरेंट होती है। बलिया डिस्ट्रिक्ट में ये है, ठीक है। इसका पहले नेम क्या था, सुरहा ताल इसका नेम था, ओके। एंड जो सुरहा ताल है ये पूरे वर्ल्ड में अगर रामसर साइट्स देखी जाए 2595 बन चुकी है वर्ल्ड में, इंडिया में बन चुकी है 100th, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं हर साल। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे भी इसको बोला जाता है। इसमें बहुत सारी ऐसी फ़िश स्पीशीज़ भी हैं जो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही हैं, जैसे कि फ़िशिंग कैट, ओके।
रामसर कन्वेंशन क्या है, इससे रिलेटेड भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है आपको एग्जाम में सिर्फ न्यूज़ आइटम दे दें एंड फिर आपसे कुछ स्टैटिक डेटा पूछ ले रामसर से रिलेटेड। तो रामसर कन्वेंशन जो है, इसका पूरा का पूरा एम ही यही है कि जो भी वेटलैंड्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनका सस्टेनेबल यूज़ इंश्योर करना। कहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था? रामसर एक्चुअल में एक सिटी है ईरान में, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था 1971 में, और इंडिया ने इसको कब ज्वाइन करा है? 1982 में। ओके, तो वेटलैंड से रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस रोकने से रिलेटेड है। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रामसर कन्वेंशन के 3 पिलर्स क्या हैं? प्रोटेक्ट, वाइज यूज़, कोऑपरेट। ओके, इंडिया एक इकलौता ऐसा कंट्री है जितने पूरे एशिया में के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें से जिसके सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हो चुके हैं, 100 हो चुके हैं इंडिया के आज, जैसे हमने पढ़ लिया ऑक्सबो लेक का। सो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये न्यूज़ आपने, आई होप एंड आई एम श्योर कि आपने ये पढ़ी होगी कहीं ना कहीं आप इस न्यूज़ से बारे में आपने डिस्कशन भी करा होगा किसी के साथ कि E85 जो फ्यूल आने वाला था वो अब लॉन्च हो चुका है। यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है उन्होंने इसको लॉन्च कर दिया है। E85 क्या है? इसमें ऐसा ये फ्यूल है, इसके अंदर 85% इथेनॉल है, ठीक है, एंड जो पेट्रोल होता है वो सिर्फ 15% रहेगा। तो इथेनॉल जो है वो कहाँ से बनता है? प्लांट्स के थ्रू बनता है ये फ्यूल, ठीक है। तो ये जो E85 फ्यूल है, क्या ये हर कार में यूज़ हो सकता है, हर टू व्हीलर में यूज़ हो सकता है? नहीं हो सकता। इसके लिए स्पेशल इंजन्स होते हैं, स्पेशल कंबेशन इंजन्स होते हैं, एंड इन व्हीकल्स को क्या बोलते हैं ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस व्हीकल को बोलते हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, ठीक है। इसका इंजन थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है ताकि ये E85 पे वर्क कर सके। अब ये क्यों करा जा रहा है? E85 लाने के पीछे रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न है कि ये पॉल्यूशन कम करता है। ओके, फर्स्ट थिंग इज़ दैट इट कॉजेज लेस पॉल्यूशन। सेकेंड थिंग इज़ दैट इस समय वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, फ्यूल क्राइसिस चल रहा है, फ्यूल के रेट्स बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, इसीलिए इंडिया के लिए बेटर रहेगा, इंपोर्ट्स पर मनी सेव करेगा इंडिया अगर खुद E85 को लेके आएगा। थर्ड थिंग इज़ दैट जो फार्मर्स हैं उनकी भी हेल्प हो रही है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनका भी यूज़ हो रहा है यहाँ पर E85 फ्यूल बनाने के लिए। जो आपका 85% इथेनॉल है वो यहीं से आ रहा है फार्मर्स के थ्रू, तो फार्मर्स को भी एक बूस्ट मिल रहा है। दैट इज़ वाई दिस इज़ बीइंग प्रमोटेड। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। डिजिटल इंडिया भाषिनी, ठीक है, ये किसके अंडर आता है? डिजिटल इंडिया भाषिनी डिपार्टमेंट MEITY के अंदर, यानी कि डिजिटल की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इसने एक MOU कर लिया है काठमांडू यूनिवर्सिटी के साथ। अब काठमांडू यूनिवर्सिटी, काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल में है, तो उनके साथ करा है। किस चीज़ के लिए, क्या बनाया है इन्होंने? नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वॉइस फर्स्ट लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म फॉर नेपाल। तो नेपाल में जो अपराइजिंग हुई थी आपको पता है, वहाँ पे गवर्नमेंट्स चेंज हो गई। अब वहाँ पर क्या है, जो लैंग्वेज का ट्रांसलेशन होना है, ठीक है, उसके लिए जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा वो इंडिया का मीटी, उसके अंडर का डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रोवाइड करेगा काठमांडू यूनिवर्सिटी के साथ कोलैब करके। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्या इन्होंने बनाया है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वॉइस फर्स्ट लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है इंडिया ने। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, AI से रिलेटेड न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम के लिए, क्योंकि AI एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। प्रोजेक्ट ग्लास विंग, जिसके बारे में हम सुनते आ रहे थे, ठीक है, क्लॉड माइथॉस AI, ये एक AI मॉडल है, ठीक है। ये डिटेक्ट करता है कौन कौन सी वेबसाइट्स में, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स में क्या क्या बग हैं, क्या क्या फ्लॉ हैं, जिसे कि हैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लॉड माइथॉस AI जो है, इसका नेम आपको पता होना चाहिए, बहुत ही पावरफुल टूल है साइबर सिक्योरिटी के लिए, एंड अब इंडिया भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर चुका है, ठीक है। तो अब एंथ्रोपिक कंपनी के अंडर ये चीज़ रन हो रही है। तो ये एक तरीके का, आप इसको कैसे समझ सकते हो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी साइबर अटैक होता है अगर किसी वेबसाइट पे या फिर किसी इंडिविजुअल पे या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो उसको ये पहले से ही चेक कर सकता है। ये एक ऑनलाइन पुलिसिंग सिस्टम है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। क्लॉड माइथॉस AI को ये खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपकी वेबसाइट में, आपके प्लेटफॉर्म में, आपके सिक्योरिटी में ये फ्लॉज हैं ऑनलाइन, जिनको कोई भी हैकर यूज़ कर सकता है, एंड फिर आपको प्रोवाइड भी करता है वो हेल्प, ताकि आप उस सॉफ्टवेयर को चेंज करके या मॉडिफाई करके अपनी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मैंने बता दी। इसके अलावा कौन कौन से कंट्रीज़ हैं अब जो इसके पार्टिसिपेट बन चुके हैं, यू कैन सी द नेम्स।
A lot of names are there. Major ones are India, US, UK, Canada, Australia, New Zealand. Okay, एंड इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि स्विफ्ट. ठीक है, स्विफ्ट का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए. सोसाइटी फॉर वाइड वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. इसके अलावा सैमसंग, ऑक्टा, एस के हाइनिक्स, एस के टेलीकॉम, यूरोक्लियर एंड इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, ये भी इसके पार्टनर्स बन चुके हैं क्लॉड माइथॉस एआई के, जो कि एंथ्रोपिक कंपनी को बिलोंग करता है. ये जो न्यूज़ है ये अगेन आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है. एंड कौन सी कंपनी से रिलेटेड है? माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है. इन्होंने एक नई कंप्यूटिंग चिप इंट्रोड्यूस करी है, इसका नाम है मेजोराना 2. मेजोराना जो 2 है इसको माइक्रोसॉफ्ट ने किसके थ्रू बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्कवरी के थ्रू. यानी कि ये भी एक एआई प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्कवरी, उसने हेल्प करा है इसको डिज़ाइन करने में. ये एक लाइक ए रियल वर्ल्ड में मेजोराना चिप डेवलप हुई है. एंड ये जो चिप है, ठीक है, इससे पहले जो भी प्रोसेसिंग एरर्स होते थे उन सबको ये फ्लॉ को चेंज कर देता है. 1000 टाइम्स ज़्यादा रिलायबल है ये पिछले वाले वर्जन से. ओके, तो चिप्स जो हैं वो हर जगह यूज़ होती हैं. वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन है, राइट फ्रॉम डिफेंस टू वॉरफेयर टू योर डिवाइस. जिसमें आप अभी मेरी क्लास देख रहे हो, इस डिवाइस में भी माइक्रोचिप्स यूज़ हुई हैं, तभी आप इतना इजीली इसमें इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हो, अपने सारे काम कर लेते हो डेली. ओके, तो ये जो चिप है मेजोराना 2 किसने बनाई है आपको पता होना चाहिए. माइक्रोसॉफ्ट ने. कौन से प्लेटफॉर्म पर बनाई है? एआई प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्कवरी. ठीक है, 1000 टाइम्स ज़्यादा रिलायबल है ये चिप. क्वांटम चिप क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए. जो रेगुलर चिप होती है और क्वांटम चिप होती है उसमें ये भी डिफरेंस है, जिसमें जो रेगुलर चिप होती है उसमें 0 या 1 इस तरीके से चलता है, या तो नो या फिर येस. बट जो क्वांटम चिप होती है वहाँ पर 0 और 1 दोनों एक साथ चलते हैं, लाइक अ स्पिनिंग कॉइन. जब आप किसी कॉइन को गोल घुमाते हो अपनी टेबल पे, तो जैसे वो घूमता रहता है, ऐसा नहीं है कि वो अभी रुका हुआ है, ना वो लेफ्ट फेसिंग है ना वो राइट फेसिंग है, इट्स ऑलवेज मूविंग. इसी तरीके से 0 और 1, अगर आपने इससे पहले फिजिक्स पढ़ी है, आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है, कंप्यूटर्स पढ़ा है, तो आपको पता होगा 0 एंड 1 रूल क्या होता है. ओके, सो आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन दैट. एंड वो चीज़ एग्जाम में भी नहीं भी पूछी जाएगी आपके, बिकॉज आप बैंकिंग सेक्टर को टारगेट कर रहे हो. बट क्वांटम चिप्स इतना आपको पता होना चाहिए कि इसमें 0 और 1 दोनों एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारी क्वांटम चिप्स हैं हमारी इंडस्ट्री में. माइक्रोसॉफ्ट के अलावा गूगल की है, उसका नाम है विलो. IBM की है, उसका नाम है कॉन्डोर एंड हिरॉन. इंटेल की है टनल फॉल्स. AWS यानी कि अमेजॉन वेब सर्विस की है ओसलॉट. तो ये नेम्स भी आपको पता होने चाहिए, आपसे पूछा जा सकते हैं, हो सकता है मैच द फॉलोइंग के वे में दे दे, किसी भी वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई आई टोल्ड यू. नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं. अंडर 18, ठीक है, एशिया कप चल रहा था हॉकी का. कहाँ पर ये होस्ट हो रहा था ये आपको पता होनी चाहिए कि लोकेशन क्या थी. काकामिगारा, जापान. जापान में ये हो रहा था. कौन जीता है ये? ठीक है, मेंस अंडर 18 कौन जीता है? ये जीता है इंडिया. गोल्ड मेडल इंडिया को मिला है, सिल्वर मेडल जापान को मिला है, ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान को मिला है. ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. मेंस के अलावा विमेंस हॉकी टीम का भी हुआ था, तो विमेंस वाले में कौन जीता है? जापान जीता है. सेकंड आया है इंडिया और थर्ड आया है साउथ कोरिया. ओके, ये भी वहीं पर हो रहा था काकामिगारा जापान में. नेक्स्ट जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़, ये फुटबॉल से रिलेटेड है. फुटबॉल्स का क्या है? SAFF वीमेंस चैम्पियनशिप, ये गोवा में हो रही थी. ठीक है, मारगांव गोवा के अंदर. तो किसने जीता है ये? इंडियन वीमेंस फुटबॉल टीम ने इसको जीत लिया है एंड बांग्लादेश को इन्होंने डिफीट कर दिया था. ओके, तो 6th टाइम इंडिया ने ये जीता है, इंडियंस वीमेन टीम ने. ओके, तो ये एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए. नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी RBI की जो डिप्टी गवर्नर है स्वामीनाथन जानकी रमन, उनको 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया, यानी कि वो अगले 2 साल तक और RBI के डिप्टी गवर्नर रहने वाले हैं स्वामीनाथन जानकी रमन जी. ठीक है, तो कब से उनका ये करियर शुरू होगा? नेक्स्ट 2 ईयर्स का एक्सटेंशन, जून 26, 2026. सो नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी इंडियन आर्मी से रिलेटेड. एक अवार्ड है, ये किसको मिला है? मेजर प्रभात मिश्रा जी को मिला है. इनको ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई है. एक कोर्स होता है इनका आर्मी ऑफिसर्स का, CGSOC, कमांड एंड जनरल स्टाफ ऑफिसर कोर्स. ये इंडिया में नहीं होता, ये US का कोर्स है. कैंसस में ये होता है. कौन से फोर्ट लेवनवर्थ में ये हुआ है, वहाँ पर इन्होंने ग्रेजुएशन, इन्होंने पहली बार 2 ऑनर्स जीत लिए हैं. ठीक है, तो इनको कौन कौन से ऑनर्स मिले हैं इस कोर्स के अंदर? फर्स्ट वन इज़ बिरर ब्रूक्स अवार्ड. ठीक है, एंड सेकेंड वन इज़ जनरल डगलस
मैकार्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड, तो ये एक ही अवार्ड का नाम है पूरा, जनरल डगलस मैकार्थर, ठीक है, किसी जनरल का नाम है। देन उसके आगे का है मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड, दिस वाज द सेकंड अवार्ड। ओके, तो ये दोनों नेम्स आपको पता होना चाहिए अवार्ड्स के, किसको मिला है, मेजर प्रभात मिश्रा को मिला है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा उनको गोल्डन पेन अवार्ड भी मिल चुका है, यानी कि वो एकेडमिक्स एंड राइटिंग में बहुत अच्छे हैं। उनके डिजर्टेशन का क्या नाम था, यू शुड नो, इंडियाज़ परस्यूट ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी J&K बैंक से रिलेटेड। जम्मू कश्मीर बैंक को गोल्ड अवार्ड मिल चुका है फाइनेकल इनोवेशन अवार्ड्स में, ठीक है, जो FIA अवार्ड्स होते हैं, फाइनेकल इनोवेशन अवार्ड्स, उसमें किसको गोल्ड मिला है, JK बैंक को मिला है, जम्मू कश्मीर बैंक को मिला है। कौन सी कैटेगरी के अंडर मिला है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लेड इनोवेशन डेटा इंसाइट्स एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, यानी कि जो रीसेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें जो इनोवेशन हो रहा है डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड, डेटा इंसाइट से रिलेटेड, उस कैटेगरी में JK बैंक को अवार्ड मिला है। एंड किसने ये कंडक्ट कराया था इवेंट, ठीक है, फिनेकल इंडिया कनेक्ट इवेंट का नाम था, इन्फोसिस फिनेकल ने कराया था मुंबई में। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक को अवार्ड मिला है मुंबई में, किसने कराया था, इन्फोसिस ने कराया था। एंड कौन सी कैटेगरी में मिला है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज कैटेगरी में मिला है गोल्ड अवार्ड। फाइनल न्यूज़ आज की ये है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसकी डेट आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, June 5 इसकी डेट है। ओके, 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका स्लोगन था ओनली वन अर्थ, अर्थ एक ही है। इस साल का थीम क्या है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, आपको लगेगा कि पूछेंगे कि 5 जून 6 जून कौन सी डेट को था, दे विल गिव यू दिस इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, ऐसा भी हो सकता है कि दे विल गिव यू द क्वेश्चन लाइक दिस, on 5th June World Environment Day was celebrated. Okay, so they are not asking you the date, they are asking what was the theme of World Environment Day. Theme was inspired by nature for climate for our future, ठीक है। किसने बनाया था ये, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है वो इसके कैंपेन कराता है। होस्ट कौन है इस बार 2026 का, अज़रबैजान, रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान, और सारे इवेंट्स हो रहे हैं बाकू में। तो ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब अगर आप RBI ग्रेड बी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो आप पहला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, RBI ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम। इसमें एवरी वीक आई विल गाइड यू पर्सनली। आप मेरी डेली क्लास अटेंड कर रहे हो करंट अफेयर्स की, यूट्यूब की, बहुत अच्छी बात है, बट RBI ग्रेड बी को अगर क्लियर करना है तो सारे सब्जेक्ट्स की डेली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आपको कन्फ्यूजन है आज मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो सारे कन्फ्यूजन इसमें क्लियर हो जाएंगे। एवरी वीक मैं आपके साथ वीडियो कॉल पे मिलूंगा एंड आपको गाइड करूंगा पर्सनली कि क्या टाइम टेबल बनाना है। एंड हर हफ्ते आपकी प्रिपरेशन मैं पर्सनली गाइड करता हुआ चलूँगा। क्लासेस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ज़ीरो लेवल से हम लोग इसमें पढ़ाई कर रहे हैं 2027 एग्ज़ाम के लिए और 2028 एग्ज़ाम के लिए भी। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के पिन कमेंट में है। इसके अलावा अगर आप बैंक में PO बनना चाहते हो, SBI PO, IBPS PO, RRB PO, उसके लिए आप सेकंड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो आप राइट साइड में देख रहे हो। इसका नाम है बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इसमें भी मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ। इसमें भी सारी क्लासेस होंगी आपकी, बट PO एग्ज़ाम्स के लिए होंगी, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए होगी, नॉट फॉर RBI। एंड इसमें सारा स्टडी मटेरियल एंड एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। तो ये जो दोनों कोर्सेज हैं ये कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए हैं, ताकि आप अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन ले पाओ। एंड अगर आपका पहले कभी रुक गया सिलेक्शन, आप अगर रिपीटर हो, तो आप इस बार वो मिस्टेक्स ना करो। दोनों कोर्सेज़ को आप चेकआउट कर सकते हो जाके, जिसमें भी आप जाना चाहो ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई विल गाइड यू पर्सनली। लिंक जो है वो वीडियो के पिन कमेंट में है। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट।